अब जब भी आप मेन कॉपी में आंसर लिखेंगे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अलग अलग पार्टीशंस करके उनके बारे में लिखना है और उनका डिफरेंट लिखना है कि कौन किससे कितनी ज्यादा डिफरेंट है। इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है, मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। उस चैप्टर को आप रिकॉल कीजिए और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जितना आंसर लिख सकते हैं उतना आप लिख कर आए। एग्जाम में आपको जैसे वो अंडरलाइन दिखेगी आपके राइट लगा के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। प्रोसेस होती है वो क्या होती है, रिकॉल द चैप्टर। आपने उस चैप्टर को कहाँ पढ़ा था, हमारा माइंड उस टाइम पर काम नहीं कर पाता है। यही हमारा फर्स्ट मेथड है, आंसर इन सीक्वेंस। आप एग्जाम में कितना पढ़ के जा रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आप एग्जाम में कैसे लिख कर आ रहे हैं। तो पूछा गया है वही लिखिए, और वही का मतलब है ना उससे कम ना उससे ज्यादा। The first impression is last impression। क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो एग्जाम में बहुत कम पढ़ के जाते हैं लेकिन वो बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें कुछ ऐसी सीक्रेट्स और ऐसे मेथड्स उन्हें मालूम होते हैं जिससे वो अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं और कम पढ़ाई में भी इतने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाते हैं। ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो ना स्पेलिंग मिस्टेक्स। कुछ टॉपिक्स और कुछ मेथड्स हैं जिन्हें अगर आप लोगों ने सीख लिया तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अल्फाज खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही खास वीडियो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट एग्जाम लाइक टॉपर्स। अगर आपने ये स्ट्रेटजी, ये मेथड्स और ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें अगर आपने जान लिया तो आप भी एग्जाम में कैसे लिखना है और कैसे कम स्टडी में ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं ये आप लोग सीखने वाले हैं। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले आरबीएससी, सीबीएसई, आईसीएसई एंड यूपी बोर्ड जैसे विद्यार्थियों से मैंने कुछ इंफॉर्मेशन हासिल की है और वो इंफॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि स्टूडेंट्स एग्जाम्स में कितना पढ़ के जाते हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है एग्जाम्स में स्टूडेंट किस तरीके से लिख कर आते हैं, किन मेथड्स का वो यूज करते हैं, कौन से ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका वो यूज करते हैं और वही टेक्निक्स आज मैं आपको यहाँ पर बतलाने वाला हूँ। और इसके साथ ही ये वीडियो बनाने से पहले मेरी कुछ टीचर्स से भी बात हुई थी और उन टीचर से मुझे ये पता लगा एक स्टूडेंट के सामने सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आइए देखते हैं हम कि स्टूडेंट के सामने कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे हर एक स्टूडेंट जूझता है। तो एग्जाम्स में स्टूडेंट की फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम है उनकी स्पीड का स्लो होना। अगर सेकंड प्रॉब्लम है बैड राइटिंग। थर्ड प्रॉब्लम ये है कि कट इन आंसर्स, यानी कि आंसर्स में कट लगना, यानी कि कोई भी आंसर अगर वो लिख रहे हैं तो उसके अंदर वो कट मार देते हैं कि ये सही नहीं है, अगला आंसर उसी को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और लास्ट में क्या है कि आंसर्स याद नहीं आ पाते। और हाँ, लास्ट की स्ट्रेटजी सबसे खतरनाक होने वाली है क्योंकि उसके अंदर पेपर पैटर्न का सॉल्यूशन कैसे होता है ये चीज उसके अंदर बताई गई है, तो उसका वेट आप लोग जरूर करिएगा। तो ओनली सिर्फ ये 4 ही प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आ रही है, राइट? ठीक है, अगर यही प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आ रही है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, अगर नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में नो लिख देना। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की, वो है स्लो स्पीड। अगर स्पीड स्लो है तो सिंपल सा उसका एक ही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है कि आप लोगों को डेली नकल करनी पड़ेगी, या फिर जो टॉपिक आप लोगों ने रीड किया है, जिस टॉपिक की आप लोगों ने लर्निंग की है उसी टॉपिक को आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इसी में आपका दूसरा टॉपिक अटैच होगा, वो क्या होगा? आपकी बैड राइटिंग्स। बैड राइटिंग्स का मतलब क्या होता है? बैड राइटिंग का मतलब होता है क्या आपकी राइटिंग रीडेबल है, क्या आपकी राइटिंग को कोई पढ़ सकता है। अगर आपके अलावा उसे कई 2-4 बंदे और पढ़ सकते हैं तो आपकी राइटिंग रीडेबल है, यानी कि आपकी राइटिंग ठीक है, आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी राइटिंग रीडेबल नहीं है तो आपको राइटिंग पर ध्यान देने की जरूरत है और उसके आप लोगों के नंबर कट सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद में अगला जो आता है हमारा पॉइंट, कट एंड आंसर्स का पॉइंट। कट एंड आंसर्स के अंदर क्या होता है, आप लोगों ने एग्जाम्स के अंदर आंसर तो लिखे हैं और काफी अच्छा आंसर आप लोगों ने लिखे हैं, लेकिन आपको लगा कि इसके अंदर थोड़ा सा डाउट है, आपको लग रहा है कि ये रॉन्ग हो सकता है, आपने उसको कट मार दिया और कट मार के आपका पूरा आंसर वो रॉन्ग हो गया, और उस कट लगने की वजह से उसके अंदर काटा कूटा हो रहा है, तो उसके आपके नंबर कटेंगे। जब आप लिखने बैठते हो, लिखते टाइम पर आपको याद नहीं आता है कि मैंने याद क्या किया था, उसके ऊपर है। तो इसमें क्या होगा, आप लोगों ने या तो अच्छे से मेहनत नहीं करी है, या दूसरी चीज है आपको एग्जाम का डर है कि मैं क्या लिखूं, इसके अंदर कोई चीज आपको याद नहीं आ पा रही। अब इसी में क्या होगा, आपका सीक्वेंस में आंसर होना जरूरी, और यही हमारा फर्स्ट मेथड है, आंसर इन सीक्वेंस। ठीक है, अब देखिए सीक्वेंस में आंसर का मतलब क्या है कि आपको मान लीजिए अगर आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा आ रहा है और आपको तीसरा आ रहा है, तो आपको लाइन से ही तीनों क्वेश्चंस कर लेने हैं। लेकिन अगर अब देखिए एग्जाम्स में क्या होता है, अलग अलग सेक्शंस के साथ में आप लोगों ने अलग अलग आंसर्स लिखे हैं। सेक्शन ए का आंसर आपने सेक्शन बी में लिख दिया, सेक्शन बी का आंसर आपने सेक्शन सी में लिख दिया, और सेक्शन सी का आंसर आपने सेक्शन ए में लिख दिया। तो इस तरीके से आपके नंबर कटने के चांसेस होते हैं। चाहे आपने आंसर राइट लिखा हो, बट फिर भी आपके नंबर कटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता है। और लास्ट में एक बात आप लोग याद रखना कि एग्जामिनर को अगर आपकी कॉपी में ज्यादा टाइम लग रहा है चेक करने में, तो आपके नंबर कम आने के चांसेस हैं। इसके बाद में आती है आप लोगों की दूसरी प्रॉब्लम आप लोगों की क्या है, स्लो स्पीड प्लस कट इन आंसर्स। आपकी स्पीड तो स्लो ही, वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग आंसर लिख रहे हैं, आंसर लिखने के साथ में आपने जो आंसर लिखा है उसी आंसर को आपने फिर क्या कर दिया, गड़बड़ी लगी तो कट मार दिया उसके अंदर, तो इससे क्या हुआ, आपका टाइम वेस्ट हुआ। दूसरी चीज, आपने जो कुछ भी लिखा है आपकी मेन कॉपी के अंदर काटा कूटा हो गया, और इस काटे कूटे की वजह से आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन सादा सा सिंपल सा है। आपकी कॉपी के लास्ट में एक रफ पेज होता है, अगर नहीं है तो आप उसके ऊपर लिख दीजिए RUGH यानी रफ, और जो भी आपको पॉइंट्स याद है वो सारे पॉइंट यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए, और उस पॉइंट को भी आप इस तरीके से लिखिए शॉर्ट फॉर्म। अब आपको क्या करना है, अब जब भी आप मेन कॉपी में आंसर लिखेंगे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बचा, आपका जो कॉपी के अंदर काटा कूटा हुआ था वो काटा कूटा होने से भी आप बचे। दूसरी चीज ये कि आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, अब आपने आसानी से उस चीज को कॉपी के अंदर लिख दिया है। और साथ में आपकी एक प्रॉब्लम थी कि स्पीड स्लो है, स्पीड स्लो होगा तो एक ही इलाज है भाई, नकल करो और जो टॉपिक्स आपने रीड किया है उसी टॉपिक्स को आप लिखना स्टार्ट कर दो। ये बहुत ईजी तरीका है आपके लिए, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगली प्रॉब्लम क्या है, अगली प्रॉब्लम है सिंपल सी आप लोगों की कि क्वेश्चंस याद नहीं हो पाते, या फिर हम जब लिखते हैं उस टाइम पर हमें याद नहीं पाता, हमारा माइंड उस टाइम पर काम नहीं कर पाता है। एक एवरेज स्टूडेंट में और एक टॉपर स्टूडेंट में क्या अंतर होता है, एवरेज स्टूडेंट सिंपल सा उस आंसर को छोड़ के आ जाएगा, क्योंकि उसको वो याद ही नहीं है, तो सिंपल बिल्कुल खाली छोड़ जाएगा, कुछ लिख के नहीं आएगा। लेकिन टॉपर क्या करता है, उस आंसर्स को कुछ ना कुछ तो उसके अंदर वो लिख कर आएगा, चाहे वो कुछ भी लिखे, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आंसर लिख कर आएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब जिसका आंसर आपको याद नहीं है उसका सिंपल सा एक ही फंडा है, एक छोटी सी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप लोगों को फॉलो करना है। और वो प्रोसेस कौन सी है, छोटी सी प्रोसेस होती है, वो क्या होती है, रिकॉल द चैप्टर। आपने उस चैप्टर को कहाँ पढ़ा था, अच्छा मैंने उस चैप्टर को वहां पर पढ़ा था, आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया, उसके बारे में आप थोड़ा सा लिखो, थोड़ा सा लिखने के बाद में उसका आप पैराग्राफ बना दो, क्या उसका आप पैराग्राफ बना दो। और एग्जामिनर क्या होता है, वो इतने बड़े पैराग्राफ को नहीं पढ़ता है और आपका आंसर उस पैराग्राफ के अंदर छुप जाता है। और अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आपके 3 नंबर तो आएंगे। आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, उस चैप्टर को आप रिकॉल कीजिए और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जितना आंसर लिख सकते हैं उतना आप लिख कर आए। और अगर आप लोग वाकई में टॉपर बनना चाहते हैं तो टॉपर बनने के लिए मैंने इस वीडियो के अंदर 4 स्टेप दे रखे हैं, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी। तो इसके बाद में आती है हमारी अगली स्ट्रेटजी, और अगली स्ट्रेटजी के अंदर सिंपल सा क्या है कि आप लोगों को कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। आप लोग लिख तो हैं, मेन कॉपी में आपको मालूम है कि ये आंसर हमारा एकदम राइट है, उस राइट को यानी कि जो कीवर्ड है उसका मेन कीवर्ड है, उस कीवर्ड को आप लोग अंडरलाइन कर दो। एग्जामिनर को जैसे वो अंडरलाइन दिखेगी आपके राइट लगा के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। आप लोगों ने एक कहावत सुनी है कि जो दिखता है
वो बिकता है। और इस टेक्निक को आप लोग जो लॉन्ग आंसर हैं उनके अंदर जरूर फॉलो करना, ये काम करने वाली टेक्निक है। और जब भी आप लोग लॉन्ग आंसर्स लिखें तो उसको ऐसे हिस्ट्री की तरह ना लिखें, बल्कि आप उसके पॉइंट्स बना कर लिखें। आप जितने ज़्यादा पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे, पॉइंट्स बनाकर आप लोग उसके अंदर थोड़ी सी 1-2 लाइन अगर अटैच कर देंगे तो मान के चलिए कि आपके जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने ही आपको नंबर मिलेंगे। अब इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट है, वो क्या है, डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स, यानी कि आपको खुद की बनाई हुई शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करना। यानी कि जो आपकी ऑनलाइन दुनिया है जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म आप लोग यूज करते हो, बिकॉज को BCZ लिखते हो, गुड मॉर्निंग को GM लिख देते हो और गुड नाइट को GN लिखते हो, तो ये सारी शॉर्ट फॉर्म का आपको यूज नहीं करना। खुद की बनाई हुई कोई भी शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करना। इसी में एक और स्ट्रेटजी है पेंसिल कटिंग। हाँ, यानी कि आप लोगों से अगर कोई भी किसी भी तरह की पेपर के अंदर मिस्टेक हो रही है तो आप सिंपल सा उसको इस तरीके से इसे काट दे दो। ऐसे नहीं काटना, आपको सिंपल सा जो भी लाइन मिस्टेक हुई है उसे, आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिख रहा होगा, इस फोटो में आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेंसिल से कटिंग करनी है। अगली स्ट्रेटजी है हमारी न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है, मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको कुछ इस तरह से आप लोग आंसर में लिखते हो और कुछ इस तरह से लिखने के बाद में जो उसका आंसर होता है उसको एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। तो ये खास ध्यान रखने वाली बात होती है। और जो भी आप लोगों ने आंसर लिखा है आप उस आंसर के बाद में उसकी क्या यूनिट है उसको लिखना भी जरूरी है। यानी कि 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर आप उसके अंदर लिखिए। अगर उसके अंदर लिखा हुआ है कि 10 मीटर तो लास्ट में 10 m आप लोग उसके अंदर लिख कर आइए। अगर आपने नहीं लिखा है तो आपके आधे से 1 नंबर घटने के चांसेस होते हैं। अब इसके बाद में आ चुकी है लास्ट एंड फाइनल स्ट्रेटजी। और फाइनल स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों से कहा था कि इस फाइनल स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए सबसे खास होने वाली है। वो खास इस वजह से क्योंकि जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस होती हैं ये वही स्ट्रेटजी है। इसमें क्या होता है कि अब आपको अलग अलग पार्टीशंस करके बीच में लाइन डालने के बाद में दोनों का अलग अलग पार्टीशंस करके उनके बारे में लिखना है और उनका डिफरेंट लिखना है कि कौन किससे कितनी ज्यादा डिफरेंट है। एक टॉपिक आपने बना दिया, फिर दूसरा टॉपिक आपने बना दिया, उसके बाद में नीचे एक लाइन छोड़ी, फिर अगला टॉपिक आप बनाइए, उसके बाद में एक लाइन छोड़ के फिर अगला टॉपिक आप बनाइए। तो इससे क्या होगा, अट्रैक्टिव भी लगती है और एग्जामिनर का ध्यान भी वो अट्रैक्शन देती है, ठीक है। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक बात और बोली थी कि एग्जामिनर को अगर कॉपी चेक करने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपके नंबर कम आने के चांसेस हैं। तो दे आप अच्छे से अट्रैक्टिव बनाएं। इस हर आंसर के बाद थोड़ा सा स्पेस दें, स्पेस दे के अगला क्वेश्चन आप लोग लिखना स्टार्ट करें। और एक कहावत मैंने कही थी कि जो दिखता है वो बिकता है, जो आप लिखोगे उसी के आपको नंबर मिलने वाले हैं। जितना अच्छा आप लोग, जितना साफ और अच्छा आप लिखोगे उतने ही आपको नंबर मिलेंगे। हर चीज़ का आप लोग खास ध्यान रखना है, एक एक चीज़ को अपने टाइम का खास आप लोगों को ध्यान रखना है। फिक्स टाइम के अंदर आप लोगों को अपना पेपर। और खुद टीचर्स इस बात को बोलते हैं कि अगर स्टूडेंट ने मेहनत की है, लिखने में मेहनत की है, तो सारा एग्जाम्स अट्रैक्टिव बनाया है और उसने जो भी आंसर लिखे हैं वो बहुत ही अच्छे लिखे हैं, अगर उसका कोई भी आंसर रॉन्ग भी है तब भी खुद टीचर्स उसके आधे से 1 नंबर दे देते हैं। अब आपके चाहे बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे स्कूलिंग के एग्जाम हो, चाहे अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप इन तमाम स्ट्रेटजी को फॉलो जरूर कीजिएगा। और ये सारी स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद में लगभग आपके 15 से 20 नंबर तो इंक्रीज होंगे ही होंगे। और लास्ट एंड फाइनल में सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि आपके दोस्तों के साथ में या फिर आपके क्लास के ग्रुप के अंदर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, प्ले बिग, बाय।